हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। एंड आज एक बहुत स्पेशल मेहमान से आज हम गुफ्तगू करने वाले हैं। ये इतने सारे एग्ज़ाम इन्होंने दिए हैं, मतलब हम कह सकते हैं जीरो से लेकर नंबर वन तक का सफ़र, हीरो तक का सफ़र वी कैन से। क्यों वैसे मैं कह रहा हूँ? बिकॉज इन्होंने गैड बी में अपने कैटेगरी में सबसे पहला रैंक लाया है। तो सबसे पहले तो बहुत 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 बधाई हो आपको इस रिज़ल्ट के लिए। एंड थैंक यू सर, आईएफएस थैंक यू। बहुत बहुत प्राउड फील कर रहा है आपके इस रिजल्ट के ऊपर। इनका एससी कैटेगरी से एआईआर वन रैंक है। बहुत खुशी वाली बात है ये। एंड इन्होंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए, जो एमएससी एंट्रेंस की हो चाहे और अदर एग्ज़ाम्स हो, बहुत सारे एग्ज़ाम दिए एंड मोस्ट ऑफ देम आर क्वालिफाइड। एंड जान लेते हैं कि कैसे उन्होंने क्वालिफिकेशन करा है, कैसे स्ट्रैटेजीज बनाई हैं, एंड क्यों लगा इनको कि ऐसे एग्ज़ाम्स को टारगेट करें। ये सब बातें जान लेंगे। एंड ये सब जानने से पहले पहले इनको जान लेते हैं। तो अपना इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज़। सर, मैं अभिनव दास हूँ। मैं अभी बीएससी मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी थर्ड ईयर में पढ़ रहा हूँ, कल्याणी महाविद्यालय से, वेस्ट बंगाल का। तो मैं अभी रिसेंटली गेट बी एग्जाम का रिजल्ट निकला है। उसके पहले मैं टीआईएफआर से एग्जाम दे रहा हूँ, और अभी अम, वो जो एग्जाम हुआ था आईआईटी जैम और स्वेट पीजी। जो गेट बीटी इन गेट। दोनों से मैंने आईएससी में एप्लीकेशन दिया था। तो अभी वहाँ का इंटरव्यू में क्वालिफाई हो चुका, तो वहाँ पे जुलाई में जाऊंगा। तो अगस्त से वहाँ पे क्लास चालू होगा एमएससी लाइफ साइंस का। तो आपने एडमिशन ले ली है वहाँ पे आईआईएससी में? हाँ हाँ, ले लिया है, ले अरे लिया है। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई हो उसके लिए भी। मतलब आईआईटी थैंक यू जाम के सर। थ्रू से लिया है आपने? नहीं, वो गेट बीटी के गेट थ्रू से बीटी के हुआ था। से लिया है, ओके। ग्रेट। हाँ हाँ, उससे थ्रू बहुत से हुआ। बढ़िया। तो सबसे पहले तो इतने सारे एग्ज़ाम के बारे में पता कैसे चला? एंड हाँ। कौन है इंस्पिरेशन ये सब एग्ज़ाम देने के पीछे? सर, पहली बात तो पहले बायोलॉजी बहुत प्यारा था बचपन से। तो इसलिए मैंने बायोलॉजी का ही एक एडवांस फील्ड बायोटेक्नोलॉजी को चूज किया था। मेरे घर के पास ही वो कॉलेज था, वहाँ से। तो उसके बाद यूट्यूब में देख रहा था कि इसके बाद करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है रिसर्च लाइन पे जाने को। तो आईएफएस का और बहुत सारा वीडियोस मुझे यूट्यूब में भी मिला, कौन कौन सी एग्जाम्स होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम। तो टीआईएफआर से लेके गेटवी तक बहुत सारे एग्जाम्स वहाँ से मैंने जाने। तो मैंने प्राइमरीली आईआईटी जैम को ही टारगेट किया था, क्योंकि मेरा थोड़ा सपना था एक आईआईटी में जाने का। और वैसे रिसर्च का ही पहला ज़्यादा मोटिव है। तो इससे मेरा इंस्पिरेशन बोल सकते हो कि मेरा जो सीनियर्स है कॉलेज का, उन्होंने बहुत जगह चांसेस मिले हैं, वहाँ से भी बहुत। एक जर्मनी भी पढ़ रहा है, मेरा एक ब्रदर है, एल्डर ब्रदर। और एक आईएससी में भी है, इसलिए वही मेरा इंस्पिरेशन था ग्रेट, बहुत इस लाइन मतलब पर आने का। ये सब लोगों को देखकर आपको भी लगा कि बहुत अच्छे कॉलेज से हायर स्टडी हाँ हाँ करना हाँ। है एंड अब्रॉड जाना है। ग्रेट। एब्रॉड का एक अच्छा बहुत अच्छा बढ़िया। है। तो आईएफएस के बारे में कैसे पता चला आपको? आईएफएस के बारे में पता चला, मेरा जो होम ट्यूटर है जो मेरे को पढ़ाते हैं, उनका दो स्टूडेंट आईएफएस का जो ऑफलाइन बैच से पुणे में जो होता है, वहाँ से कोचिंग की थी। तो उन्होंने बोला कि आईएफएस का तुम ऑनलाइन बैचेस ज्वाइन कर सकते हो, बहुत अच्छा है। तो वहाँ से ही मैंने जाना था आईएफएस के बारे में। वाह, ग्रेट। एंड कब से आप प्रिपरेशन कर रहे हो इस एग्ज़ाम्स का? मैं 2023 से प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो वहाँ से ही मैंने एक साल का आईएफएस का वो आईआईटी जैम का कोर्स लिया था। उसके साथ वो स्टडी मटेरियल वाला एक साथ ही। तो उससे ही मैंने स्टार्ट किया, और एग्जाम डाले वो 4 मंथ्स का एक्सटेंशन करके उस स्टडी किया। बहुत बढ़िया। एंड मतलब आपके ग्रेजुएशन के साथ साथ ही आप प्रिपरेशन कर रहे थे, तो टाइम कैसे मैनेज हाँ किया हाँ आपने इन हाँ। दोनों को करने का? अच्छा, तो सर मैनेजमेंट का तो पहला बात है कि मैं मतलब फ्रीली पढ़ाई करता था जब मन करता था तब। क्योंकि मेरा स्क्रीन टाइम भी बहुत ज़्यादा ही है, तो मैं गेम्स और यूट्यूब भी बहुत खेलता हूँ। उसके साथ मैनेज करके ऐसे किया था कि जो आईएफएस का क्लासेस है या फिर जो कॉलेज की क्लासेस है, उसके साथ कोर्स का बहुत
बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स मेरा सिलेबस के साथ भी मैच कर जा रहा था। जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी ये सब कोर्स हमारा मेरा ग्रेजुएशन पे भी है। तो इससे मैं नोट बना लेता था, वो दोनों पे ही काम आ जाता था। मेरा कॉलेज पे भी काम आ जाता था, ग्रेजुएशन पे और ये कॉम्पिटिटिव का भी। तो उससे थोड़ा हेल्प हो जाता था। और जब एग्ज़ाम्स पास आए, तब मैंने पीवाईक्यू और जो सैंपल क्वेश्चंस पेपर से वो प्रैक्टिस की तो हो गया मतलब। और इतने ज़्यादा एग्ज़ाम्स देने के बाद एक थोड़ा पैटर्न आ गया, तो धीरे-धीरे वो एग्ज़ाम्स माना आसानी से टाइम मैनेजमेंट होने लगा। ओके, मतलब हम कह सकते हैं कि अर्ली प्रिपरेशन ही इन सब सक्सेस के पीछे का राज है, वी कैन हाँ, से। क्योंकि एक के बाद एक तो एग्ज़ाम्स आते गए, तो सभी का ही मोर और लेस सेम ही सिलेबस होता है। राइट। क्योंकि बल्कि क्वेश्चंस का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट होता है, मतलब बाकी तो सेम ही होता है, इसलिए एंड आपने एक अर्ली भी साथ ही हो प्रिपरेशन गया। किया है, सबसे पहले प्रिपरेशन किया 23 में ही आप प्रिपरेशन करने हाँ, लग हाँ। गए एंड इतने सारे हाँ, हाँ, एग्जाम 23 से आपने चालू किया था, ग्रेजुएशन 1 होने साल से पहले ही पहले से। आपने कंप्लीट कर लिया, राइट। हाँ, वैसे। ग्रेट, बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। एंड जब आप थैंक यू। क्वेश्चन एग्जाम दे के आ रहे थे तो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ये रैंक आ जाएगी? गेट बी में तो मैं मतलब ऐसे ही गया था, क्योंकि मेरा तब लगभग श्योर था। आईआईटी एग्जाम देने के बाद ही मैंने सोचा कि कोई ना कोई तो कॉलेज मिल ही जाएगा। तो उसके बाद गेट बी के लिए उतना ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया, क्योंकि पहले से ही थोड़ा प्रिपरेशन था। और क्योंकि तभी तभी मैं आईएससी से इंटरव्यू दे के लौट ही रहा था। 17 अप्रैल को, 20 अप्रैल को ही गेट बी का एग्जाम था, तो उतना ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं हुआ। लेकिन एग्जाम देने के बाद मुझे लगा कि हाँ, 170 180 शायद आ जाएगा, लेकिन इतना नहीं सोचा था। तो आंसर की मिलाने के बाद ही थोड़ा ज़्यादा शॉक्ड हो गया था। कितने आए थे वैसे आपके नंबर? 200, वह 200 अराउंड आ रहे थे। तो शायद कुछ आंसर की में चेंजेस के लिए थोड़ा प्लस हुआ, तो अब 206.5 था फाइनल आंसर, ग्रेट, मैंने बहुत फाइनल बढ़िया, मार्क्स। बहुत बढ़िया। एंड अगर एग्जाम की बात करें ए एंड बी सेक्शन में से सबसे पहले किसको चुना आपने? मैंने पहले तो सेक्शन ए ही चालू किया था, क्योंकि जो जनरल जनरल एप्टीट्यूड का पार्ट है वो बाद में टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो इसलिए मैंने फास्ट फास्ट सेक्शन ए को गो थ्रू कर लिया, जो जो इजी लगा वो कर लिया। फिर सेक्शन बी में गया। सेक्शन बी में करने के बाद पूरा उसमें थोड़ा सा टाइम लगा, क्योंकि वो चूज करना पड़ता था 60 क्वेश्चंस। तो वो करने के बाद शायद मेरा मार्क्स में थोड़ा प्रॉब्लम था, मैंने मार्क किए हैं लेकिन नहीं किया था। तो वो फिर से किया, और फिर सेक्शन ए में वापस गया, जो क्वेश्चंस बाकी थे। और कुछ अगर मेरे से हो पा रहा था, तो उसने उसको मैंने सेकंड टाइम में किया। मतलब वी कैन से कि एक दो सेक्शन में आप जंप होते थे बीच बीच में। हाँ, हाँ, क्योंकि पहले सेक्शन ए को पूरा गो थ्रू कर लिया, जो जो मैंने कर पाया, फिर सेक्शन बी बचे थे को फिर से कंप्लीट किया लास्ट में गए। और रिटर्न आया। हाँ, फिर से लास्ट में जो नहीं हो पा रहा था उसको टाइम, मतलब लास्ट में करीबन 25-30 मिनट मेरे पास थे, तो उसके अंदर मैंने सेक्शन ए को फिर से देखा। अगर सपोज हम पढ़ने की बात करें तो पढ़ने में ऐसे कुछ टॉपिक आ हाँ, जाते हैं जो बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, है ना, बहुत हाँ, क्रिटिकल हाँ, लगते, जल्दी हाँ। समझ में नहीं आते। तो ऐसे आपके कौन से हाँ। टॉपिक थे एंड आपने कैसे उनको समझा है? तो डिफिकल्ट बोले तो मेरा पहले तो केमिस्ट्री पार्ट में एक थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट लगता था, जो ऑर्गेनिक पार्ट है, क्योंकि वो मतलब 12 क्लास 12 से ही मेरा थोड़ा समझ के पड़े था। तो उसको मैंने ज़्यादातर ओमिट ही किया है। ज़्यादातर जो बायोलॉजी रिलेटेड केमिस्ट्री था उसको ही मैंने प्रैक्टिस किया था। और अगर बायो पार्ट को समझे, तो थोड़ा इम्यूनोलॉजी और जेनेटिक्स का थोड़ा मेरा प्रॉब्लम था, तो इसलिए मैंने एफएस का क्लासेस लिए, उससे नोट बनाए थे। और जितना ज़रूरत है पीवाईक्यू से प्रैक्टिस किया, जितना पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे, सिर्फ वही को मैंने देखा है। और फेवरेट पार्ट से जो क्वेश्चंस आ रहे थे, उसमें ज़्यादा फोकस किया था, क्योंकि अकेडमी में ऑप्शंस आते हैं, तो वो उतना प्रॉब्लम नहीं होता, राइट, ओमिट कर सकते हैं आप। राइट। एंड अगर लाइफ साइंस की मैं बात करूंगा तो ऐसा कौन सा सब्जेक्ट था बहुत प्यारा लगता था, दिन ब दिन पढ़ते रहूँ, क्वेश्चन सॉल्व करते रहूँ? एंड उसके कॉन्ट्रास्ट में हाँ। ऐसा कौन सा सब्जेक्ट था जो बहुत चैलेंजिंग लगता था आपको?
लाइफ साइंस की बात करें तो मेरा बहुत प्यारा सब्जेक्ट था वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। वो मेरा 5th सेम पे भी था, तो उससे बहुत अच्छा लगता था। तो मेरा वो सबसे प्यारा लगता था। और जो डिफिकल्ट लगता था उसमें एक आता था बायो इन्फॉर्मेटिक्स, और एक आता था जो जेनेटिक्स आप बोल सकते हैं उसमें। जेनेटिक्स का सिर्फ मैथ्स पार्ट अच्छा लगता था, वो थियोरेटिकल पार्ट नहीं अच्छा लगता था। हाँ, ओके। जो कैलकुलेशंस मतलब पार्ट रेशियो होते थे अच्छे वही लगते थे अच्छा आपको, था। रेशियो वगैरह अच्छे लगते थे, बाकी कुछ हाँ, टेंशन हाँ, नहीं थी। वो उससे मैथ्स करने आते थे वो, और वो जो जेनेटिक फिनेटिक फेनोटाइपिक रेशियो वो सब अच्छा लगता था। वो ठीक है। वो डिजीज उतना अच्छा नहीं लगता था, मतलब वो जहाँ तो पे बस डिजीज आ रटने जाता वाली था। चीजें हैं। हाँ, हाँ, वही मेरा वही रटने वाला चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और याद भी नहीं रहता होगा ज्यादा, वो वोलेटाइल हो हाँ, जाता है। हाँ, मैंने है देखा है वही। चीजें याद नहीं रखने कोई मतलब की बात नहीं, सैचुरेशन करने से अच्छा है कि जो हाँ, कंसेप्चुअल हाँ, चीजें हैं उनके ऊपर ज्यादा हाँ, वही मेरा ज्यादा फोकस रहता था कि कॉन्सेप्चुअल चीज को एक बार पढ़ ले, इसलिए सारी एग्जाम पे वही कॉमन कॉन्सेप्ट तो लग ही जाता है, तो उससे ही थोड़ा कोशिश हेल्प करो हुआ। उनको याद रखने हाँ, हाँ। की। Very nice। आप भी क्या कहना चाहोगे आपके तरफ से, जो सवाल मैंने नहीं पूछे हैं एंड मेरे से रह गए, आप कुछ अपने तरफ से बताना चाहोगे? हाँ, अगर मेरे तरफ से बताना चाहूँ तो एग्जाम से पहले जो वन शॉट वीडियो है और लेक्चर्स है, वो एक बार गो थ्रू कर लेना चाहिए, तो इसलिए बहुत एक रिकअप हो जाता है और आसानी हो जाता है एग्जाम सेंटर पे। और एक बात है कि एग्जाम सेंटर पे जाके ज्यादा पैनिक नहीं होके वहाँ पे एकदम चिल फ्रेश माइंड में जाना है, और एडिक्वेट अमाउंट पे पानी पीना है, और शायद थोड़ा एक नैप में ले लेता था, क्योंकि एग्जाम के पहले आधा घंटा 1 घंटा बैठा ही रहना पड़ता है, तो राइट, वहाँ पे माइंड क्रैम्प हो जाता है। तो आसपास में जो नेचर है और जो एनवायरनमेंट है वही मैं घूमता रहता था, क्योंकि थोड़ा माइंड फ्रेश रहता था इसलिए। और जो एक बात है कि इस इतना ज्यादा इंटरव्यू मतलब एग्जाम्स के बाद जो इंटरव्यूज होता है, तो उसमें एक मिसकंसेप्शन रह जाता है कि वहाँ पे सारा क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ता है या फिर कुछ सीरियसली आंसर देना पड़ता है। तो वो मेरा एक मिसकंसेप्शन मेरा भी था, लेकिन वो क्लियर हो गया, क्योंकि सारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं देना होता। जो आता है वही वही देना कॉन्फिडेंटली देना होता है। होता है, और फ्रीली उसके साथ डिस्कस करना पड़ता है, वो जो पैनलिस्ट होते हैं उनके साथ। राइट, राइट। तो क्योंकि बहुत सारे लोग अभी एग्जाम हाँ, क्वालिफाई कर चुके हैं बट उनको इंटरव्यू कैसे देना है ये नहीं पता हाँ, है। हाँ, हाँ, तो वही। आप इंटरव्यू दे के आए हो, नहीं, तो आपकी तरफ से कुछ मुद्दे शेयर करो। हाँ, क्योंकि मैंने वो एनसीबीएस का फर्स्ट राउंड भी दिया था, सेकंड राउंड पे सिलेक्टेड हुआ था लेकिन नहीं जा पाया। और टीआईएफआर मुंबई का भी, लेकिन आईएफएस का तो मतलब आईएससी का दिया था। तो वहाँ पे वही था कि उन्होंने बायोलॉजी और मैथ्स का वो सब मिला के ही पूछा था, लेकिन अ, वो लोग को भी समझ आ जाता है कि किन स्टूडेंट को आता है और किन को नहीं आता। तो अगर हम कुछ भी बोल दे तो वो समझ जाता है कि हमको टॉपिक वो पता है, लेकिन उस वक्त में याद नहीं आ रहा है। और वो एक बात करते हैं कि जो टॉपिक्स है, वो जो अलग अलग टेक्निक से कोई अगर रिसर्च रिलेटेड क्वेश्चंस वो लोग पूछ लेते हैं, तो अलग अलग टेक्निक्स को हम लोग उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो वो सारे टेक्निक्स को उन लोगों के साथ डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि वो लोग ज्यादातर सिंपलेस्ट जो प्रोसेस होता है वही सुनना चाहते हैं स्टूडेंट्स के सामने से। राइट। तो वो एक टॉपिक हो सकता है। और एक जो मतलब फ्रीली उन लोगों के साथ बातें करना, क्योंकि ज्यादा अगर टेंशन ले तो जो राइट। पता है वो भी हम भूल और जाएंगे। ये एक मेन बात याद रखना है कि बेसिक चीजें वो ज्यादा पूछेंगे हाँ, हाँ, आपको हाँ, वो कंसेप्चुअल से बेसिक अच्छा। ज्यादा वो इंफॉर्मेशनल चीजें वो नहीं पूछते कभी भी। राइट, राइट, राइट। बहुत एकदम बेसिक बेसिक से चीजें पूछते पूछते हैं हैं। और वहीं पे हम फंस जाते हैं। हम सोच के चले हाँ, जाते हैं कि हाँ, बहुत वही। कंसेप्चुअल पूछेंगे, बहुत अप्लाइड तरीके हाँ, से पूछेंगे, बट वो बहुत बेसिक पूछते हैं एंड वही हम क्लियर करके नहीं जाते। हाँ, वही हम बाहर बाहर से ज्यादा ही पढ़ लेते हैं। वो ग्रेट। बेसिक्स अगर याद जाए तो क्वेश्चंस भी वो मतलब मेथड्स जो है ना, एलिमिनेशन मेथड है, या फिर एक दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो दो तीन ऑप्शंस ऐसे ही निकल जाते हैं, लॉजिकल सोचे तो वो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाते हैं, और इंटरव्यू पे भी हेल्प हो जाता है राइट। उसका। ग्रेट। बहुत ये हाँ, जो भी आपने इनपुट्स दिए हैं, जो भी हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं ना, हाँ, उनके लिए बहुत 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 ये हेल्पफुल होने वाला है। एंड हाँ, बहुत अच्छा आपने बात किया, बहुत अच्छे आपके एम्बिशंस है,
बहुत अच्छा आपका विज़न है कि क्या करना है आगे जाके, मास्टर्स नहीं, मास्टर्स के बाद भी क्या करना है, कहाँ जाके करना है, यहाँ तक आपने डिसाइड करके रखा है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। एंड जैसा आपके सीनियर्स ने, आपके भाई ने आपको गाइड किया, तो ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो आपके जूनियर्स होंगे, उनको आप बताएँ, राइट? हाँ, एंड हाँ, यू विल हाँ, वो तो डेफिनिटली डू है। इट, आई नो दैट। आप ऐसे करोगे। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। ओके? थैंक यू सर, थैंक यू। ओके।